हेलो एवरीवन। तो जो ड्रामा आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसका हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था और वो है हम सब के फेवरेट यांग यांग का न्यू ड्रामा जिसका नाम है फायरवर्क्स ऑफ माय हार्ट। तो थोड़ी भी देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन। ड्रामे के स्टार्ट में हमें फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट को दिखाते हैं जहां पर सारे लोग बहुत मज़े से बगैर किसी चिंता के खाना खा रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी फायर अलार्म नहीं बजा था और ना ही वो कोई एक्सपेक्ट करना चाहते थे। जबकि उसी टाइम पर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम शूचिन है, जो कि एक सर्जरी में बिजी थी और फिर उसी टाइम पर एक फायर अलार्म बजने लगता है और इसके साथ ही हमारा हीरो जिसका नाम सॉन्ग यान है अपने फ्रेंड्स के साथ अपना खाना छोड़ रेस्क्यू के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़ता है। वो लोग बिल्कुल बुलेट की स्पीड से एक्सीडेंट पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि उसी टाइम पर शूचिन को दिखाते हैं कि ऑपरेशन खत्म करके वो अभी अभी फ्री हुई थी। वो अपना खाना खा रही थी जो कि अब ठंडा हो चुका था और थोड़ी ही देर बाद उसके ऑफिस में सॉन्ग पहुंच जाता है जिसे उसके कोलीग्स लेकर आए थे। उसे टूथ एक था और वो डॉक्टर को दिखाना चाहते थे। उन दोनों की नज़रों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत समय से एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। लेकिन इससे पहले कि शू उसका चेकअप करती, सॉन्ग अपनी सीट से उठकर चला जाता है। ऑल्दो वो पेन में था, लेकिन फिर भी वो उससे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता था। अब डॉक्टर शू को पता नहीं क्या ख्याल आता है जब वो उसके पीछे बाहर निकलती है, लेकिन सॉन्ग उसे इग्नोर करता हुआ अपना फायर ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वापस आने के बाद सॉन्ग बहुत सैड बैठा हुआ था और वो एक लाइटर को देख कर अपने एक पुराने मिशन को याद किए जा रहा था और इसके साथ ही उसे अपने हाई स्कूल की यादें भी आने लगती हैं, जहाँ पर हमें डॉक्टर शू भी नज़र आती है जो कि तब बहुत यंग लग रही थी। और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम के बॉयज़ आपस में यही जोक्स कर रहे थे कि हमारे इंस्ट्रक्टर की ना तो कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है और ना ही लगता है कि उनकी कभी शादी होगी, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्टर बहुत स्ट्रिक्ट था। और फिर इतने में ही उनका इंस्ट्रक्टर सू ऊपर से आता है और उनको थप्पड़ मार के होश दिलाता है और उसके बाद वो सॉन्ग को तलाश करता हुआ गैरेज में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी टूथ एक की वजह से परेशान बैठा था। तो वो उसे मेडिसिन देता है और यहाँ पर हमें उनको देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सू और सॉन्ग दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हों। सू सॉन्ग को बहुत अच्छे से जानता था। वो समझ गया था कि कोई तो बात है जिसने सॉन्ग को इस वक्त बॉदर किया हुआ है। वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अगला दिन दिखाते हैं जहां पर एक न्यू कमर जिसका नाम जैंग था वो प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग किसी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा हार्ड थी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है और उन्हें इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ऊपर से सॉन्ग आ जाता है और उसे 20 सेकंड्स के अंदर अंदर वो मिशन कंप्लीट करके दिखाता है। उनके डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्ड सॉन्ग नहीं बनाया था। उसकी स्पीड एक्सट्रीमली तेज़ थी, वो जिस तरह से बिल्डिंग पर चढ़ता था। अब उसे देखने के बाद जैंग को काफ़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि सॉन्ग ने आते ही उसे कहा था कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं। एक्चुअली फायर फाइटर्स को हमेशा टाइम से लड़के लोगों को मौत के मुंह से निकालना होता था, इसीलिए उनका एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट था। उधर डॉक्टर शू को भी उनके जानने वाले एक डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसके करीब ही एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और उसे वहाँ पर मिशन पर जाना होगा। अब वहीं पर ही सॉन्ग भी रेस्क्यू के लिए उसी बिल्डिंग के पास अपनी टीम के साथ जा रहा था, लेकिन उनके रास्ते में एक कार रुकी हुई थी जो कि गलत पार्क और उसने गली का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन वो कार के मालिक का वेट करते उससे पहले ही वो उसकी स्पोर्ट्स कार को मिलकर उठाते हैं और साइड पर खड़ा कर देते हैं। वो काफ़ी डैमेज भी हो गई थी, लेकिन फायर ट्रक का रास्ता बन गया था। यहाँ पर सॉन्ग और शू का भी आमना सामना होता है जब वो बिल्डिंग में अंदर जा रहे थे। शू एक इमरजेंसी डॉक्टर थी और वो सॉन्ग के पीछे पीछे चलने लगती है। सॉन्ग उसे देखकर शॉक्ड तो काफ़ी हुआ था, लेकिन बाद में वो अपने काम में लग जाता है और उससे कोई बात नहीं करता, जबकि शू बेचारी सैड सी खड़ी सिर्फ उसे देखती रहती है। सॉन्ग की टीम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी। वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ऑल्दो वो लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस जली हुई बिल्डिंग का ऑनर आकर उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। उन बेचारों को अपने काम के साथ साथ आवाम का गुस्सा भी सहना पड़ता था। इतने में बिल्डिंग के अंदर से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और
और बाहर खड़ी शू को अंदर गए सॉन्ग की बहुत फिक्र होने लगती है। इतने में उन लोगों को पता चलता है कि इस बिल्डिंग में कोई 50 to 60 सिलेंडर्स हैं। गैस टैंक होने की वजह से वहाँ पर बार बार ब्लास्ट होते रहेंगे और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी जिसमें सॉन्ग की जान बहुत दफ़ा जाने लगती है। वो ख़तरे में पड़ता है लेकिन फिर भी बच जाता है। उसे सिर्फ उन लोगों की फिक्र थी जो कि अंदर ट्रैप हो चुके थे। इतने में वो एक लड़की की जान बचाकर उसे बाहर भी ले आता है। अब आधा काम तो उसने करा दिया था और बाकी का आधा काम आगे डॉक्टर शू का था जो उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। सॉन्ग अभी अंदर ही था। ऑफिसर बार बार सॉन्ग को ऑर्डर करता है कि बिल्डिंग से बाहर निकल आओ क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाले हैं, लेकिन अंदर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो उसे बचाने के लिए अंदर ही था कि इतने में उसके करीब ही एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सॉन्ग से राब्ता ख़त्म हो गया था। शू बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी होती है, लेकिन उसी टाइम पर शू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी जब वो देखती है कि सॉन्ग ठीक ठाक बच्चे को लेकर बाहर आ गया है। सॉन्ग अपनी जान की परवाह किए बगैर मिशन करता था और उसने अपने बॉस के ऑर्डर्स भी नहीं माने थे, तो इसीलिए सू उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स थे। इतने में पीछे से बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा भी आकर सॉन्ग से लड़ने लगता है जिसकी स्पोर्ट्स कार डैमेज हो गई थी। वो उनको यही कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना अमीर हूँ और तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। वो उनको धमकियाँ देता हुआ चला जाता है, लेकिन सॉन्ग को उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो जाते जाते उसे अपना पूरा नाम और डिपार्टमेंट का एड्रेस भी बता कर देकर जाता है। शो को उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी थी। वो बस उसे देखती ही रह जाती है। इसी बीच एक दफ़ा उसने सॉन्ग से बात करने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन सॉन्ग बस उसे इग्नोर ही करता रहता था। और फिर इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली शू और सॉन्ग दोनों एक ही हाई स्कूल से थे। जब शू का उस स्कूल में पहला दिन था तो उसी दिन पहली ही नज़र में वो सॉन्ग को बहुत पसंद आ गई थी और वो अपनी क्लास छोड़ बार बार विंडो से उसी को ही देखता रहता था। इवन कि उसने खुद का ट्रांसफ़र उसी के ही सेक्शन में करा लिया था और उसका डेस्क मेट भी बन गया था। वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन शू बहुत क्वाइट टाइप की लड़की थी जो उसे ठीक से जवाब भी नहीं देती थी। अब वही सॉन्ग जो पहले इतना लाइवली हुआ करता था वो इतना क्वाइट और सैड कैसे हो गया, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। हम देखते हैं कि सो ने नोटिस कर लिया था कि सॉन्ग के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उसने वैसे भी उसे डॉक्टर के साथ खड़े हुए भी एक दफ़ा देखा था। वो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उसे भुला नहीं सकते। लेकिन उसका कहना था कि मैं उसे बहुत अरसे पहले ही ओवरकम कर चुका हूँ। एक्चुअली इसी बीच सू ने एक चाल चली थी। उसने किसी भी लड़की का जिक्र नहीं किया था। वो उससे कहता है, देखा तुम मानते हो कि तुम उसे लाइक करते हो क्योंकि तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। वो उससे कहता है कि अच्छी बात है, तुम भी किसी को डेट करो और मैं भी जल्दी शादी कर लूँगा। वो उससे और भी बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन सॉन्ग वहाँ से उठकर चला जाता है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं डॉक्टर शू को जो कि अपने लग्जरी अपार्टमेंट में थी और उसने अपना एक बॉक्स खोला हुआ था जिसमें बहुत सारी उसके हाई स्कूल की यादें थी। एक्चुअली वो हमेशा सॉन्ग को और बाकी सारे लोगों को अवॉइड करती थी, लेकिन सॉन्ग हमेशा उससे क्लोज होने की कोशिश करता था और एक दफ़ा उसे कैंडीज टेस्ट करने के बहाने उसने उससे दोस्ती कर ही ली थी। उसने आज तक वही कैंडीज का बॉक्स अपने पास संभाल के रखा हुआ था जो कि सॉन्ग ने उसे गिफ्ट किया था। शू बहुत शाय टाइप की लड़की थी और अक्सर बुली गर्ल्स उसके पीछे पड़ जाती थी, लेकिन अब सॉन्ग उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड बनकर चलता था, जिसकी वजह से कोई भी उसके करीब नहीं आता था। शू ने तो सॉन्ग की जैकेट भी संभाल कर रखी हुई थी और आज वही सारा कुछ याद कर रही थी। अब नेक्स्ट डे जैसे ही सॉन्ग अपने ऑफिसर के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। तुमने अपने टीम लीडर की बात नहीं सुनी, इसकी वजह से अपनी जान को खतरे में डाला और इसके अलावा तुमने एक स्पोर्ट्स कार को भी कल डैमेज किया है। सॉन्ग इन बातों को टालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस बहुत ओवर रिएक्ट करता है और इसी बीच उसकी एक सीनियर खड़ी हुई थी जो कि उसकी साइड लेती है और उसकी जगह इन बातों को एक्सप्लेन करने लगती है। ऑल्दो सॉन्ग में इतना एटीट्यूड था कि वो कह रहा था कि अगर आप मुझसे इतने नाराज़ हैं तो मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन दी एंड बॉस भी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि एक रिपोर्ट सबमिट कराओ और वो भी 3000 वर्ड्स की। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसकी सीनियर उसके साथ बहुत स्वीट है और हमेशा ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उसे बचा लेती थी, लेकिन बाहर जाकर वो सॉन्ग से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी खुद की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन सॉन्ग उसे कोई भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है।
और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। वहाँ की डॉक्टर्स आपस में गॉसिप कर रही थी और कहती हैं कि ये शूजिन बहुत बड़ी फैमिली की है और इसी की वजह से उसे बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिल गई है और इसी वजह से उसे जल्दी रिसर्च टीम में भी रख दिया है। उसकी जल्दी प्रोग्रेस देखकर बहुत से लोग उससे जेलस हो रहे थे और वो कहते हैं कि एक्चुअली वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। उसका फैमिली बिजनेस मैंग ग्रुप का था और इसी वजह से सारे लोग उसे अवॉइड करते हैं और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि स्टेटस डिफरेंस था। शूचिन को रोजाना वहां से पिकअप करने के लिए एक गाड़ी आया करती थी और आज भी उसे चैन रिसीव करने के लिए आता है। उसने उसके लिए नई और महंगी गाड़ी खरीदी थी जो कि चिन को काफी पसंद आती है। अब जब वो वापस जा रही थी तो रास्ते में एक जगह रोड ब्लॉक था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची। वो फौरन से कार पार्क करके किसी की जान बचाने के लिए निकल जाती है क्योंकि यही तो उसका प्रोफेशन था और उसका पैशन भी। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि कार स्मैश हुई है और उस कार में से रेस्क्यू का मिशन कर रहा होता है हमारा हीरो सॉन्ग। उसे देखते ही वो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है और इतने में उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस आ गई है तो वो वहीं से मुड़ जाती है। लेकिन सॉन्ग ने भी उसे वहां से जाते हुए देख लिया था। वो भी बस खामोश नजरों से उसे देखता रह जाता है। अब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद सॉन्ग और उसकी टीम बैठे हुए थे कि इतने में उनका इंस्ट्रक्टर वहां पर पहुंच आता है। सो उसके लिए सूप लेकर आया था क्योंकि उसे पता था कि मेरे फ्रेंड को टूथ एक है, वो यही पिएगा। यहाँ पर सू को एक कॉल आती है जो कि वो साइड में चोरी चोरी जाकर सुनता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो या तो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है या फिर यहाँ से अपना कहीं और ट्रांसफर करा रहा है। एक्चुअली वो ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कर रहा था। यहाँ पर सॉन्ग को भी शक हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्या सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो कि मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है? मैं भी देख रहा हूँ कि तुम भी कुछ दिनों से अपसेट हो। लेकिन सो उससे कुछ भी शेयर नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉन्ग ने नहीं किया था। और फिर अगले ही दिन हॉस्पिटल में 2 टीम्स बना दी जाती हैं रेड जोन के लिए और उसमें 2 टीम लीडर बना दी गई थी जिसमें से एक तो डॉक्टर शूचिन थी जबकि दूसरी डॉक्टर एक आम सी डॉक्टर थी जो कि वहाँ की काफी सीनियर थी। अब उस डॉक्टर की टीम में तो सारे लोग बहुत खुशी खुशी शामिल हो जाते लेकिन शूचिन से सारे लोग डिस्टेंस रखते थे तो उसकी टीम में कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब प्रोफेशन था तो उन्हें शूचिन की टीम में आना ही पड़ता है। लेकिन वो लोग खुश नहीं दिख रहे थे। और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सॉन्ग ट्रेनीज की ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ पर जल्दी जल्दी अपरेटस पहनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इसी बीच एक सोल्जर सही से अपरेटस नहीं पहन रहा था। उसका अपरेटस एक झटके में उतर जाता है। यहाँ पर सॉन्ग उससे कहता है कि ब्रीदिंग अपरेटस लोग छीन भी लिया करते हैं जो कि वहाँ के विक्टिम्स होते हैं क्योंकि ये जिंदगी और मौत की जंग है। अगर तुमने अपरेटस ठीक से नहीं पहना तो समझो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। अब वो काफ़ी देर तक उनकी ट्रेनिंग कराता है और उसके बाद उन्हें शहर का ओवरव्यू दिखाता है। वो उनसे कहता है कि अगर तो तुम इस प्रोफेशन में आए हो कि तुम्हारी पब्लिसिटी होगी या तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी तो ये याद रखो कि हम लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, मेरी भी बहुत आ चुकी हैं क्योंकि हमारी फील्ड एग्रेसिव है, हम सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते। एक्चुअली उनका प्रोफेशन बहुत डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी जो खुशी उन्हें दूसरों की जिंदगी बचाकर मिलती है वो किसी और तरह नहीं मिल सकती थी। शूचिन बहुत अरसे बाद यूएसए से वापस आई थी और अब वो अपने पुराने स्कूल के रास्ते पर जाती है जहाँ पर उसे पुरानी यादें आने लगती हैं जब वो और सॉन्ग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। एक दफ़ा सॉन्ग ने वॉल पर कुछ राइट किया था जिसमें उसने सन लिखना था लेकिन SUN की बजाय वो SON लिख देता है और ये गलती पॉइंट आउट करती है शूचिन और वो दोनों काफ़ी हंसते हैं। आज वो वही जगह देखने के लिए गई हुई थी जहाँ पर उसकी और सॉन्ग की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और फिर वो उसी एरिया में सॉन्ग के घर जाती है। सॉन्ग का घर बहुत पुराना सा था और वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हुआ लग रहा था। यहाँ पर दरवाजा उसकी सिस्टर मियाओ खोलती है जो कि सामने शूचिन को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे सॉन्ग का पूछती है तो वो उसे याद दिलाती है कि अब किस मुंह से उसे पूछने के लिए आई हो, तुम्हें याद नहीं कि तुमने उसके साथ क्या किया था थी। और वो उससे कह देती है कि मेरे भाई की लाइफ में दोबारा आने का सोचना भी ना, वो अगले साल शादी कर रहा है और अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है। और इतने में आंटी आती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं और कहती हैं कि सॉन्ग यहाँ नहीं रहता। अब अंदर जाकर आंटी को तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है लेकिन मियाओ बड़ी मीन हो रही थी। वो कहती है कि जो उसके साथ किया है इससे कई गुना ज्यादा बुरा उसने हमारे भाई के साथ किया है और शायद अब इसे रियलाइज हो गया है अब्रॉड से वापस आकर कि इसे मेरे भाई जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। इतने में सॉन्ग की मम्मी कहती है कि मैंने भी फील किया है कि जैसे सॉन्ग अभी तक इसे भुला ही नहीं पाया। एक्चुअली मम्मी ने सॉन्ग के लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज की थी लेकिन वो कभी भी जाने के लिए मानता ही नहीं था। अब मियाओ को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए इस लड़की को तो मैं अपने भाई की लाइफ में दोबारा नहीं आने दूंगी।
उधर शूजिन जब आज काम पर थी तो उसके पास एक पेशेंट आती है जिसको बिल्कुल माइनर सी इंजरी थी बर्निंग की वजह से। वो उसको जल्दी जल्दी मेडिसिन दे देती है और उसके बाद एक फायर फाइटर जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड था उसको इमरजेंसी में देखने के लिए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड बहुत मीन होने लगता है और उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है कि तुमने मेरी वाइफ को ठीक से नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर एंड टाइम पर सॉन्ग पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि उसने शू पर उठाया था। अब वो उस आदमी को वहीं रोके रखता है जबकि शू को कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो। अब जब शूजिन अंदर उस सोल्जर का ट्रीटमेंट कर रही थी तो बाहर सॉन्ग अपने ही साथी पर गुस्सा कर रहा था। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे, तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो आदमी उस डॉक्टर को हिट करने वाला था, तुम कैसे तमाशाई बन सकते हो। अब उसके अंडरलिंग ने जवाब देने की बजाय ये ज़रूर समझ लिया था कि ये डॉक्टर हमारे बॉस के लिए काफ़ी स्पेशल है। अब जैसे ही शूजिन बाहर आती है उसकी नज़रें तलाश कर रही थी सॉन्ग को, लेकिन वहाँ पर मौजूद सोल्जर कहता है कि हमारा चीफ अभी बाहर चला गया है, क्या आप उसी को तलाश कर रही हैं। अब यहाँ पर शूजिन दौड़ती हुई उसके पीछे जाती है, उसे आवाज़ देकर रोकती है और फिर वो मुड़ता है और उससे बहुत नॉर्मली बात करने लगता है कि जैसे उनके बीच कुछ भी स्पेशल नहीं था, वो सिर्फ हाई स्कूल फ्रेंड्स थे। और वो उसको ये भी रियलाइज़ करा देता है कि अभी जो कुछ भी मैंने किया था तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के लिए किया था जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। शूज से कहती है कि क्या थैंक्स करने के लिए मैं तुम्हें कॉफ़ी पर ले जा सकती हूँ। लेकिन आगे से सॉन्ग का कहना था मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी है, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और फिर इसके साथ ही उससे पुरानी यादें आने लगती हैं। एक्चुअली सॉन्ग स्मोकिंग किया करता था और उसको शूजिन ने एक ऐसा लाइटर लेकर दिया था जिस पर उसकी फ़ोटो बनी हुई थी ताकि जब भी वो स्मोकिंग करे तो उसे शूजिन का ख्याल आ जाए और वो क्विट कर दे। तो एक दिन शूजिन अपने भाई चैन के साथ अपने फैमिली हाउस में वापस आती है। उसकी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप की लग रही थी और लगता था कि दोनों बहन भाई उनसे बहुत डरते हैं। अब जब शूजिन अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में भी आ जाती है और परेशान भी होती है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं सॉन्ग को जो कि अपने फायर ट्रक से उतरा था, लेकिन उसकी भी कोई चीज़ मिसिंग हो गई थी और वो वही लाइटर था जो उसे बहुत प्यारा था। 10 साल से उसने संभाल के रखा हुआ था जिस पे शू की फ़ोटो थी। शू अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे वुडन स्कल्पचर्स कहाँ गए, लेकिन उनका कहना था कि ये फजूल सी हॉबी साइड पर रखो और कुछ अच्छे काम किया करो। अपनी मर्जी से तुम डॉक्टर तो बन गई हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम हमारा फैमिली बिजनेस संभालती। अब इस तरह की हॉबीज तुम्हारी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर इतने में उनके घर पर शियाओ आ जाता है जो कि शू का कज़न था और वो काफ़ी लाइट हार्टेड और फनी टाइप का लग रहा था। लगता था कि दोनों बहन भाई से उसकी काफ़ी दोस्ती है। आज श्याओ ने उन्हीं के घर पर खाना खाना था। आंटी चैन को कहती है कि तुम्हें श्याओ से कुछ सीखना चाहिए, इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। अब वो चाहती थी कि उनका बेटा रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि लड़की हमारे ही सोशल स्टेटस की होनी चाहिए। वो शू को और चैन को दोनों को एक एक इन्वेलप देती हैं और कहती हैं कि ब्लाइंड डेट के लिए इनमें से तुम्हें कौन पसंद है खुद ही सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर खाना खाते हुए शियाओ शू को और चैन को इनवाइट करता है कि मैंने नया बार बनाया है, अगर किसी दिन तुम लोग अपसेट हो तो वहाँ ज़रूर आ जाना। और चैन को कहता है वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स भी होती हैं, शायद तुम्हें भी कोई अपने जैसी मिल जाए। जबकि हमारा हीरो बेचारा सॉन्ग इस वक्त ट्रैश चेक कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका लाइटर ट्रैश में तो नहीं चला गया। लेकिन यहाँ पर सू पहुँच जाता है और उससे कहता है कि देख लो तुम उसे आज तक भुला नहीं पाए, तभी तो 10 साल पुराना लाइटर तुम अभी तक सीने से लगा के फिर रहे हो। तो आज सॉन्ग भी उसे अपने दिल की बात बता देता है। कहता है कि हम दोनों अलग हुए हैं क्योंकि हमारे सोशल स्टेटस में डिफरेंस था और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसके काबिल हूँ। मैं 10 साल इसीलिए मेहनत करता रहा, मेरी कोशिश थी कि मैं हर चीज़ में नंबर 1 हूँ ताकि जब उससे दोबारा मुलाकात हो तो मैं फ़ख्र से खड़ा हो सकूँ। लेकिन शायद ये सोशल स्टेटस का गैप कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी उसके काबिल नहीं बन सकता। यहाँ पर सो उसे मशवरा देता है कि अगर तुम उसको पा नहीं सकते तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। जबकि उधर चैन आता है शू के पास और उससे मशवरा देने लगता है कि तुम्हें चाहिए कि इन बॉयज़ में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। एक्चुअली ये सारे ही सॉन्ग से तो बेहतर होंगे। उसे शक था कि उसकी बहन आज तक सॉन्ग को भुला नहीं पाई। अब उसकी ये बातें सुनकर शू को गुस्सा आ जाता है और चैन तो पहले ही अपसेट था, तो अब दोनों बहन भाई अपना गम भुलाने के लिए शियाओ के बार में पहुंचे हुए होते हैं। शाओ को जब मौका मिलता था वो शू से फ्लर्ट भी करने लगता था, लेकिन ये सब कुछ वो एज अ फन लेती थी।
आज यहाँ पर उसके बार में एक नई लड़की आई हुई थी जिससे गलती से ड्रिंक गिर जाती है, लेकिन चैन को उस पर गुस्सा नहीं आया था। उसे कहीं ना कहीं वो लड़की अपनी सिस्टर के जैसी बहुत स्वीट हार्टेड और इनोसेंट लग रही थी। यहाँ पर बातों बातों में शू को पता चलता है कि इस नए बार की फायर रेस्क्यू टीम चेकिंग करने के लिए आएगी, तो वो फौरन से एक बहाने से उठ जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर उसे सॉन्ग नजर आएगा, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर ऑफिसर ली खड़ी हुई थी, जो कि उसे बताती है कि यहाँ पर चेकिंग करने का काम फायर फाइटर्स का नहीं होता, बल्कि इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। अब ये सुनकर शू काफी निराश हो गई थी। उसे तो उम्मीद थी कि सॉन्ग यहाँ मिलेगा। इतने में शियाओ भी उसके पास आता है। वो उसे बताती है कि मुझे सॉन्ग मिला था और वो अब एक फायर फाइटर है। शियाओ उसे समझाता है कि देखो, जो पास्ट में हुआ था उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि तुम दोनों एक हो सको, इसलिए कोशिश करो कि उसे भुलाओ और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर बार को देखकर उसे कुछ यादें आने लगती हैं। एक दफ़ा स्कूल टाइम्स में जब वो बहुत शाय थी तो सॉन्ग के साथ बार में आई थी। यहाँ पर एक कपल किस कर रहा था जिसे देखकर वो शर्मा गई थी और सॉन्ग ने उसकी आईज कवर कर दी थी। अब इस याद के साथ वो रह नहीं पाती और उसका मन करता है कि वो फौरन से सॉन्ग से मिलने के लिए जाए। तो वो फौरन से फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट जाती है और कहती है कि सॉन्ग को बताएं कि उससे शू मिलने के लिए आई है। पर सॉन्ग जैसे ही उसका नाम सुनता है तो ये कहलवा देता है कि वो हॉस्टल में है ही नहीं। यहाँ पर ऑफिसर ली भी पहुँचती है और उसने आज दूसरी दफ़ा शू को देखा था। एक्चुअली सॉन्ग उसके सामने दूर करके खड़ा होता है। वो उसे दिखाना चाहता था कि देखो, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन तुमसे मिलूंगा नहीं। शू बेचारी उसे इस तरह से देखकर काफ़ी सैड हो जाती है, जबकि सू आकर बार बार सॉन्ग को कहता है कि जाओ एक दफ़ा उससे मिल तो लो, इतनी रात को आई है। लेकिन सॉन्ग का कहना था कि मेरे लिए इस लड़की की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो मैं इससे क्यों मिलने जाऊँ। अब नेक्स्ट डे से सॉन्ग की वेकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो वो अपने फैमिली हाउस आता है। यहाँ पर आंटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसके लिए खाना परोसती हैं। उसे बताती कि तुम्हें तलाश करते हुए शूचिन भी यहाँ आई थी, क्या तुम अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स रखते हो। लेकिन सॉन्ग साफ कह देता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ और जैसे उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे बहुत एनोइंग लगती है वो। और फिर इसके साथ ही उसे पास्ट की यादें आने लगती हैं। इसी घर में वो एक दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड शूचिन को लेकर आया था। वो बहुत अमीर घराने से थी। उसके घर वालों ने उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था। उसको भी ये छोटा सा घर बहुत क्यूट लगता है और वो उससे कहती है कि ये इतना लाइवली और इतना प्यार भरा है कि मैं यहाँ पर सारी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ था कि अपनी मम्मी के प्रेशर की वजह से वो सॉन्ग से मिलने के लिए आती है और उससे बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। तुम्हारे साथ मैंने फ़न करना था, कर लिया, लेकिन अब तुम बहुत बोरिंग हो गए हो। सॉन्ग समझ जाता है कि करीबी गाड़ी में इसकी मम्मी है और वो इसे फोर्स कर रही हैं ये सब कहने के लिए। लेकिन उसका कहना था कि प्लीज़ मुझे और तंग मत करो। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा छोटा सा घर, वहाँ पर मेरा दम घुटता है। इसलिए फ़र्क देखो तुम्हारे और मेरे स्टेटस में और अपनी औकात पहचानो। ये कहकर वो चली गई थी और सॉन्ग बेचारा उसी की गाड़ी के पीछे काफ़ी देर तक भागता रहा था। ये सब देखकर शू बहुत रोती है। अब जब शू सॉन्ग से नहीं मिल रही थी तो वो उसके घर पर आता है और लिख कर जाता है कि मैं तुम्हारा पार्क में वेट करूंगा। लेकिन वो अक्सर उसका वेट करता रहता था, लेकिन वो कभी भी नहीं आई थी। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि शहर में हैवी रेन और स्टॉर्म के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सॉन्ग की छुट्टियां जैसे ही शुरू हुई थी उसी के साथ ही ख़त्म हो जाती है। अगले ही दिन उसे वापस काम पर आना पड़ता है। उधर शूचिन के हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी थी। एक दिन जल्दी में वो हॉस्पिटल जा रही होती है कि यहीं पर ही एक अंडरपास में उसकी गाड़ी स्टक कर गई थी और इसके साथ ही उसके सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। उसकी गाड़ी के अंदर पानी एंटर होना शुरू हो गया था और उसे लग रहा था कि जैसे वो डूब जाएगी। उसकी गाड़ी में कोई हैमर नहीं था। वो 119 पर कॉल करती है और अपनी रेस्क्यू के लिए बुलाती है। इतने में पानी बहुत ऊपर आता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो यहीं पर ही डूब कर मर जाएगी कि इतने में उसे उम्मीद नजर आती है जब सामने से कुछ फायर फाइटर्स उसे बचाने के लिए आ रहे थे। सॉन्ग एक दफ़ा टॉर्च की रोशनी डालता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका फर्स्ट लव शू है। अब वो बहुत मुश्किल से गाड़ी को उस गड्ढे से निकालता है और फिर किसी तरह से उसका शीशा तोड़ के उसको बचा लेता है। वो खुश था कि वो बिल्कुल सेफ है और फिर वो उसे कैरी करता है और अपने साथ पानी से बाहर ले आता है। यहाँ पर सारा रास्ता शू ने उसे अच्छे से हक किया हुआ था, लेकिन सॉन्ग उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे इतने क्लोज मत आओ। उसके सारे कपड़े भीग गए थे तो वो उसके लिए एक जैकेट भी मंगवाता है। शू उससे पूछती है कि क्या रेस्क्यू के टाइम पर तुम्हें पता था कि ये मैं हूँ जो गाड़ी में फंसी हुई हूँ। लेकिन आगे से सॉन्ग उससे बहुत गुस्से से बोलता है और कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई डॉग भी फंसा होता ना तो मैं उससे भी ऐसे ही बचाता।
वो उसे डांटता भी है कि इतना हैवी स्टॉर्म है, तुम घर पर नहीं टिक सकती थी। लेकिन शू का कहना था कि मेरा प्रोफेशन भी तो तुम्हारी तरह है, जान बचाने वाला। और बस ये सुनते ही वो अपनी बोट में बैठकर चला जाता है, जबकि सॉन्ग अपने रास्ते निकल पड़ती है। रेस्क्यू होने के बाद अपनी जान तो बच गई थी, अब शू हॉस्पिटल पहुंचती है और दूसरों की जान बचाने का काम करने लगती है। यहाँ पर इमरजेंसी में उसके पास एक पेशेंट आया था जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और उसको अर्जेंटली एक सर्जरी चाहिए थी, जिसके लिए सीनियर सर्जन उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अगर अभी के अभी वो प्रोसीजर ना किया जाता तो उस पेशेंट की जान नहीं बच सकती थी। इस समय जब बाकी डॉक्टर्स उसे मना करते रहते तो शूजिन कहती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अभी के अभी इस पर प्रोसीजर करूंगी, वरना वैसे भी ये जिंदा नहीं बचने वाला। यहाँ पर उसकी कॉम्पिटिटर डॉक्टर यांग से उसकी काफ़ी लड़ाई भी होती है और उसके बाद वो वही प्रोसीजर करती है जिसके थ्रू इन दी एंड उसने फाइनली पेशेंट की जान बचा ली थी। उसी पेशेंट की एक छोटी सी बेटी थी जिसको उस वक्त डॉक्टर यांग तसल्ली दे रही थी। वो शॉक में थी और अपने डैड को बार बार याद कर रही थी। यहाँ पर उनके पास से डॉक्टर शू ऐसे गुजर जाती है जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक्चुअली उसने उस बच्ची को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। और वो जाती है और अपने कमरे में उस बच्ची के लिए एक रिपोर्ट लिखने लगती है, जिसके अकॉर्डिंग उसने उसे साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया था। एक्चुअली उसने अपने प्रोफेशन को लेकर वो बेस्ट काम किया था जो उसे करना चाहिए था। और फिर उसके बाद जब चीफ सर्जन वहाँ पर आते तो अपने बॉस से डॉक्टर शू को बहुत डांट पड़ती है। वो उससे कहते हैं कि बेशक तुमने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन ये बहुत रिस्की था। तुम हर दफ़ा ऐसे इमोशनल नहीं हो सकती और ना ही रेकलेस, इस दफ़ा तुम लकी थी। डॉक्टर शू खुद को बहुत एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन उसके चीफ सर्जन गुस्सा करके वहाँ से निकल जाते हैं। शूचिन बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी और इसी की वजह से उसकी टीम की अभी तक उससे दोस्ती नहीं हुई थी। सारे खुश हो रहे थे कि अच्छा है उसने खुद ही डिसीजन लिया और अब उसको बॉस से बहुत डांट भी पड़ी है। उधर शूचिन को कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस सॉन्ग की दी हुई जैकेट को ड्राई करके अपने पास संभाल के रख रही थी। अब सॉन्ग दोबारा से छुट्टियों पर आया था और हमें म्याओ को दिखाते हैं उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया हुआ था। एक्चुअली डिनर तो एक बहाना था, वो सिर्फ अपने भाई को नई गर्ल से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी कि शायद कोई उसका दिल जीत ले। अब वो ऊपर कमरे में जाती है और सॉन्ग को मनाने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो, मेरी फ्रेंड्स तुम्हारे साथ एक दफ़ा खाना खाना चाहती हैं। सॉन्ग पहले तो काफ़ी गुस्सा करता है कि मैं कोई शो पीस नहीं, ना कोई बंदर जिसे तुम दूसरों को दिखाकर खुश करो, लेकिन बाद में बहन की बात तो माननी ही पड़ती है। और फिर उसी टाइम पर हमें मम्मी डैडी को दिखाते हैं और यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये सॉन्ग के रियल मम्मी डैडी नहीं है, बल्कि वो एक एडॉप्टेड सन था। उसके असली वाले डैड की एक दिन डेथ हो गई थी और उसके बाद से वो उन्हीं के पास रहने लगा था। यहाँ पर वो उसकी मम्मी का भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने इस तरह से अपने बेटे को छोड़ दिया कि जैसे वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और उसके बाद वो ओवरसीज चली गई थी। वो आज भी जब भी उसकी मम्मी का जहन मिलाते थे तो उनको बहुत गुस्सा आने लगता था। अब वो यही सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह तो सॉन्ग को उस लड़की को भुलाना होगा और आगे बढ़ना होगा, शायद म्याओ का आइडिया काम कर जाए। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्याओ की फ्रेंड्स में एक ये जी भी है। ये वही वाली वेट्रेस है जो कि कल रात हमें दिखाया गया था कि श्याओ के बार में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल भी शूचिन से मिलती थी और वो उसी की तरह से बहुत शाय और चुपचाप रहती थी। ये बात सॉन्ग ने भी नोटिस की थी। अब खाना खाने के बाद म्याओ अपने भाई के पास ऊपर जाती है और कहती है कि मैंने देख लिया था, आपकी नज़रें 3-4 दफ़ा ठहरी हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड येजी पर। वो बहुत स्वीट है, अगर आप चाहें तो वो मेरी भाभी भी बन सकती है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और ऐसा लॉक लगाता है कि जब तक वो सॉरी नहीं करती वो उसकी जान नहीं छोड़ता। उधर हमें शूचिन को दिखाते हैं, उसने अब श्याओ के थ्रू सॉन्ग के बारे में बहुत कुछ पता कराया था। वो उससे बताता है कि आजकल वो छुट्टियों पर है और अपने घर गया हुआ है। अब शूचिन भी उसके घर पर जाती है और दरवाजे पर ही उन दोनों की मुलाकात होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जैकेट तुम्हें वापस करने के लिए आई थी और साथ में थैंक यू भी करना चाहती थी कि तुमने मुझे रेस्क्यू किया। वो कहता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, थैंक्स में तुम मुझे क्या दे सकती हो, क्या शादी करोगी मुझसे। अब उसकी ये बात सुनते ही शू की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो आगे बढ़ के बस उसे यस ही करने वाली थी कि फौरन से सॉन्ग उसे कहता है, क्या समझा तुमने, आज भी मैं तुम्हें दिल में बसाए बैठा हूँ। बहुत साल बीत चुके, मैं तुम्हें कब का भुला चुका और मुझे कोई कमी नहीं, तुम्हारी जैसी गर्ल्स की तो मेरे सामने लाइन लगी हुई है। यहाँ पर शू बहुत सैड होती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसे कहती है कि क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं, हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। लेकिन सॉन्ग उसे साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है कि मुझे तुम्हें भुलाए बहुत साल बीत चुके।
और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब सॉन्ग काम पर था तो वो सू से यही शेयर कर रहा था कि उसे अपना फायर स्टेशन हमेशा नंबर 1 पर चाहिए था। वो कभी भी सेकंड आना पसंद नहीं करता था, उसके नज़दीक सेकंड आना फेलियर के बराबर होता था। और इसी वजह से वो अपने सारे ट्रेनीज पर इतना स्ट्रिक्ट था क्योंकि उसे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए थी। उसने बहुत सख्तियाँ देखी थी, शायद इसी वजह से वो बहुत सख्त दिल और स्ट्रिक्ट हो चुका था। अब थोड़े दिनों बाद जब डॉक्टर शू अपने काम पर थी तो उसे पता चलता है कि 2 बजे एक सेमिनार है 2 घंटों का और उनकी टीम में से किसी एक न एक को वो अटेंड करना होगा। सारे ही जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर शू सुन लेती है कि वो फायर रेस्क्यू से रिलेटेड है। तो उसका फ़ौरन से मन कहता है कि कहीं यहाँ पर मुझे सॉन्ग ना नज़र आ जाए। वो फ़ौरन से वो लेक्चर अटेंड करने चली जाती है और यहाँ पर लेक्चर देने के लिए ऑफिसर ली आई हुई थी। वो 2 घंटे उनको भाषण देती है फायर रेस्क्यू से रिलेटेड, जबकि उसी टाइम पर सॉन्ग ट्रेनिंग कर रहा था और उसके कोलीग्स उसे छेड़ रहे थे। कहते कि हमें तो वो डॉक्टर बहुत ही प्यारी लगी है, इतनी सुंदर है, हमें जब भी छोटी मोटी कोई भी इंजरी हुई हम तो उसी के पास जाएंगे ट्रीटमेंट कराने। सॉन्ग भी समझ गया था कि ये किसे छेड़ रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं अभी के अभी तुम्हें इंजर्ड करता हूँ कि तुम वहीं पहुँच जाओ। और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है जिस तरह से सारे बार बार उसे छेड़ रहे थे। उधर जब ऑफिसर ली की प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है तो उनके डिपार्टमेंट की एक फ़ोटो थी जिसमें बिल्कुल उसके साथ में ऑफिसर सॉन्ग खड़ा हुआ था। उसे देखकर ही कुछ नर्सेज और स्टाफ वहां पर रुक जाता है और कहने लगते हैं कि लगता है कि ये आपका बॉयफ्रेंड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सूट करते हैं। और फिर यहाँ पर डॉक्टर शू भी ऑफिसर ली के पास आती है और उससे सॉन्ग के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट का एक बेस्ट ऑफिसर है। और यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर शू को जेलसी भी होने लगी थी और शक भी हो रहा था कि जैसे ऑफिसर ली और सॉन्ग का आपस में कोई रिलेशन ना हो। अब एक दिन डॉक्टर शू अपनी ड्यूटी पर थी, वो और उसकी टीम जाने ही वाली थी कि अचानक से उन्हें इमरजेंसी की कॉल आती है और पता चलता है कि हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उस मेजर एक्सीडेंट के पॉइंट पर एम्बुलेंस के साथ साथ बहुत सारा स्टाफ भी चाहिए। तो वो भी अपनी टीम को रेडी करती है और वहीं पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि 3-4 कार्स आपस में टकरा गई थी और कुछ बाइक्स वाले भी। यहाँ पर वो जैसे ही पहुंचती है तो वहीं पर ही उसे सॉन्ग भी नजर आता है। यहाँ पर दोबारा से उन दोनों का आमना सामना हुआ था। अब वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक तरफ सॉन्ग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर शू भी बहुत से लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। यहाँ पर एक गाड़ी हाईवे से नीचे जाकर पानी में गिर गई थी। उसे रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बुरी तरह से स्टक हो चुकी थी और उसके साथ साथ जो ड्राइवर था वो बुरी तरह से सीट्स के अंदर ही क्रश होकर रह गया था। वो यहाँ पर पहले तो गाड़ी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उन्हें गाड़ी की छत को काटना पड़ता है। अब वहीं के वहीं पेशेंट को बहुत पेन हो रही थी तो डॉक्टर की भी ज़रूरत थी। यहाँ पर डॉक्टर शू भी पहुँच जाती है और उसको वहां पर आकर ड्रिप लगाती है। इसके साथ ही जैसे ही वो पेशेंट को ऊपर उठा रहे थे, शू टकराने वाली थी गाड़ी के एक शार्प से पार्ट से, लेकिन वहीं पर ही सॉन्ग आता है और उसको बचा के खुद घायल हो जाता है। ये देखते ही शू का दिल एकदम मेल्ट हो गया था। जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो शू उसके पीछे पीछे जाती है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। वो मानता ही नहीं था। इतने में ऑफिसर सू सामने से आता है और सॉन्ग को डांट के एम्बुलेंस में डाल के भेज देता है। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर शू उसका ट्रीटमेंट करने वाली थी। वो उसे शर्ट उतारने का बोलती है, लेकिन सॉन्ग कहता है मैं डॉक्टर चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है सब बिजी हैं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, जिस तरह से मेरे पास कोई नहीं थी जिस दिन तुमने मुझे रेस्क्यू किया था गाड़ी में से। अब वो ये सुनकर चुप कर जाता है और अपनी शर्ट उतारता है। उसे काफ़ी पेन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना एनेस्थीसिया के ही अपने स्टिचेस लगवाता है। अब शूजन उसको बैंडेज लगा देती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हें रेगुलरली अपनी बैंडेज चेंज कराने के लिए आना पड़ेगा। एक्चुअली ये मिलने का एक बहाना था। ये बात तो वो भी समझ गया था। डायरेक्टली उसे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, क्यों मुझसे दोबारा से मिलना चाहती हो, क्यों तुम दोबारा से हमारा रिलेशनशिप चाहती हो? इसलिए कि तुम फन करो और जब बोर हो जाओ तो दोबारा से मुझे छोड़कर चली जाओ। वो उसे बहुत गुस्से से बोल रहा था। आगे से शूचिन उससे कहती है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम मुझे भुला सके थे इतने सालों में। बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से तुम बार बार मेरी मदद करते हो, मेरी जान बचाते हो, मुझे साफ नजर आता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक विक्टिम नहीं हूँ। अब एक दफ़ा तो सॉन्ग खामोश होता है और उसके बाद कहता है कि ये सब सिर्फ इस वजह से तुम थोड़ी सी डिफरेंट हो बाकी केसेस से, क्योंकि मैं कभी तुम्हें प्यार किया करता था।
अब उसकी ये बात एक तीर की तरह से शूजिन के दिल पर लगी थी। जब डॉक्टर शू और सॉन्ग दोनों इकट्ठे खड़े हुए होते हैं तो उसी टाइम पर ऊपर से ऑफिसर ली आ जाती है। उसे सॉन्ग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो उसे शर्ट भी खुद ही पहनाती है क्योंकि वो इंजर्ड था। शायद वो उसे मना कर भी देता अगर अकेले में होता तो, लेकिन अब वो शू को कुछ दिखाना चाहता था कि जैसे वो उसे मूव ऑन कर चुका है। एक्चुअली ऑफिसर ली वाकई सॉन्ग को बहुत लाइक करती थी और उसके शूज गीले होने पर उसे बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसके लिए स्लीपर्स लेने चली जाती है और उसी टाइम पर डॉक्टर शू उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर तुम वाकई मूव ऑन कर चुके हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और है, अगर वाकई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझे डायरेक्टली भी बता सकते थे। लेकिन सॉन्ग का कहना था कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी हुआ था उसका लेना देना हमसे है, किसी और से नहीं। शू कहती है कि उस वक्त मेरी एज क्या थी जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। मैं अपने मम्मी डैडी पर डिपेंडेंट थी, उनसे मैं बगावत नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर सॉन्ग फट पड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐसे डंप किया कि जैसे किसी कुत्ते को करते हैं। तुम एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन तो कर सकती थी, तुमने तो एक दफ़ा मुड़ के भी नहीं देखा। और फिर इन दी एंड वो इसी नोट पर बात ख़त्म कर देता है कि उस वक्त मैं यंग था, मैं पेन बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अब एक दफ़ा और मेरे साथ ये हुआ तो मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जो एक दफ़ा किसी को छोड़ सकता है वो दूसरी दफ़ा भी छोड़ सकता है, कोई नया एक्सक्यूज़ आ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहता। अब वो जैसे ही रूम से बाहर आता है, ऑफिसर ली उसके लिए शूज़ लेकर आई थी, लेकिन वो उससे ठीक से बात ही नहीं करता। वो समझ गई थी कि ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ऑफिसर ली उससे कहती है कि अगर तुम उसे चांस नहीं देना चाहते तो तुम मुझे तो चांस दे सकते हो ना, मुझे कंसीडर तो करके देखो। लेकिन आगे से सॉन्ग का जवाब था कि ना वो ना तुम, मैं किसी से भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। लेकिन इस बात से ली को अंदाज़ा हो चुका था कि आज भी इसके दिल में अगर कोई बसती है तो वो डॉक्टर शू ही है। अब थोड़ी ही देर बाद शूजिन के पास एक ब्लड रिपोर्ट आती है। वही कार एक्सीडेंट वाला ड्राइवर, उसको एक रेयर डिजीज़ थी और उसके ब्लड के थ्रू वायरस दूसरे लोगों में भी ट्रांसफ़र हो सकता था। अब वो एकदम परेशान हो जाती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने को बोलती है और हर किसी का चेकअप कराने को कहती है जो भी उसके क्लोज गया था। अब वो फ़ौरन से उन फायर फाइटर्स को भी बुला लेती है। सॉन्ग और उसकी टीम के 4 मेंबर्स थे जो कि उसके ब्लड के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे। अब उन्हें भी अपना ब्लड टेस्ट कराना होगा। जबकि उसी पेशेंट की मम्मी शूजिन पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को आईसीयू में क्यों रखा है, उसे अलग रूम में रखो। और तो और उसे उस डिजीज़ का भी पता था जिसकी वजह से उसका बेटा बीमार था। यहाँ पर शू को बहुत गुस्सा आता है। आपके बेटे की लाइफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अमीर है, और जो यहाँ पर स्टाफ काम करता है, जो फायर फाइटर्स हैं, उनकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आर्मी की और पुलिस की अक्सर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फायर फाइटर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। यहाँ पर शूजिन उसकी मम्मी को रियलाइज़ कराती है कि जब आपका बेटा मर रहा था, तड़प रहा था, तो यही वो लड़के थे जिन्होंने उसकी जान बचाई और उसे पानी से बाहर निकाला। अब वो बॉयज़ जब अपना टेस्ट करा रहे थे तो उसी टाइम पर शूजिन वहाँ पर आती है और कहती है कि एक बंदे की मेडिसिन कम है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम इसका एंटीवायरस अभी के अभी ले लो, क्योंकि तुम्हें उस वक्त घाव भी आया था, इसलिए तुम्हारे इन्फेक्टेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक्चुअली वो रेयर डिजीज़ थी तो उसकी मेडिसिन भी काफ़ी रेयर थी। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग फैसला करता है कि वो चीफ है तो वो मेडिसिन नहीं लेगा बल्कि अपने अंडरलिंग्स को दे देगा। अब वो तीनों मेडिसिन वो तीनों अपने बॉयज़ को दे देता है और ख़ुद के लिए वो यही सोचता है कि अगर इस वर्दी में मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी, बल्कि मुझे हमेशा गर्व रहेगा, बल्कि मैं सर उठा के मरूंगा। इतने में शूजिन ऊपर से आती है और उसने देख लिया था कि इसने खुद मेडिसिन नहीं ली बल्कि अपने स्टाफ को दे दी है। अब उसे उसकी बहुत परवाह होने लगती है। वो कहती है आज तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे, और उसके बाद वो हर तरफ कांटेक्ट करती है और कहीं ना कहीं से इवेंचुअली वही मेडिसिन वो मंगवा लेती है। अब वो भाग के उसके पास डोज लेकर आती है क्योंकि ये जितनी जल्दी रहेगा उतना ही सेफ होगा। और वो उसे बस इतना ही कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। और साथ ही ये भी बोल देती है कि अगर तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। अब जब सॉन्ग वापस आ जाता है तो सू उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे इशारे देता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जॉब ट्रांसफ़र करा लूँ। एक्चुअली उसकी पर्सनल रीजंस थी। उसने अपनी फैमिली को ठीक से कभी टाइम नहीं दिया था और ना ही वो अपनी बिजी होने की वजह से शादी कर पा रहा था। यहाँ पर सॉन्ग उसे रोकना चाहता था लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल पाता। तो सू उससे कहता है पता है तुम्हारा प्रॉब्लम यही है, तुम्हारे मन में जो होता है ना तुम वो बोलते नहीं हो। और एक्चुअली शूजिन के केस में भी यही सब कुछ था।
अब उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और अपने ट्रेनीज के कमरे के बाहर कान लगाकर बातें सुनने लगते हैं। वो ट्रेनीज एक्चुअली बहुत तंग आ चुके थे। उनमें से कोई तो सॉन्ग की सख्तियों से तंग था और कोई थक गया था सख्त ट्रेनिंग की वजह से। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सारी तारीफें उनके बॉस बाहर खड़े सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट डे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि वो सारे सेफ हैं और 4 वीक्स बाद उनका दोबारा से टेस्ट होगा। जबकि उधर सॉन्ग को अपने कमरे में कुछ नज़र आता है और वो थी जॉब ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो कि सू ने लिख कर रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारा स्टेशन इस वक्त बहुत पीछे जा रहा है। ये सारे ट्रेनीज बिल्कुल न्यू हैं और इन्हें हमारी ज़रूरत है। अगर तुम चले गए तो मैं अकेला ये सब कैसे संभालूंगा। उन दोनों ने साथ रहने का वादा किया था अपने स्टेशन को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सू कहता है कि मैं थक गया हूँ, 5 साल हो गए हैं और यहाँ पर सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। अब सॉन्ग के लिए ये सब शॉकिंग था। वो बहुत ओवर रिएक्ट करता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ और तुम्हें यहाँ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहे हो। जबकि उधर डॉक्टर शूचिन और उसका स्टाफ आज बहुत ज़्यादा काम करने के बाद सोचते हैं कि क्यों ना कहीं आउटिंग के लिए जाएं। लेकिन अचानक से उन्हें इमरजेंसी से कॉल आती है। एक पेशेंट था जिसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। अब वो लोग वहाँ जाते हैं और उसको CPR देने लगते हैं, फिर भी वो नहीं बच रहा था। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ करना पड़ता है और इवेंचुअली बहुत मेहनत के बाद फाइनली उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। उन्होंने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था और ये आउटिंग से भी ज़्यादा खुशी थी जो इस वक्त उन्हें मिली थी। जबकि सॉन्ग नेक्स्ट डे जब अपने नए बॉयज की ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे वो बहुत नॉन सीरियस दिखाई दे रहे थे और वैसे भी वो सू की वजह से आज बहुत गुस्से में था, तो वो रूटीन से भी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड थी और बहुत हेक्टिक भी। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए उसके नए बॉयज से काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं जो कि बिल्कुल चाइल्डिश थी और इसकी वजह से सॉन्ग उनको खड़ा करके उनकी बहुत क्लास लेता है। लेकिन यहाँ पर सू आता है उसे काम डाउन करने के लिए, लेकिन वो उसकी भी एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। यहाँ पर सारे बॉयज़ ने नोटिस किया था कि सॉन्ग ने कभी भी सू के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। आज ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है जो इनकी लड़ाई रही है। जिस पेशेंट की डॉक्टर शू ने जान बचाई थी उसकी फैमिली उसका और उसकी टीम का बहुत थैंक्स कर रही थी। और यहाँ पर डॉक्टर यांग ने एक चीज़ नोटिस की थी कि बेशक उसको पहले लगता था कि शूचिन सिफारिश से यहाँ पर आई है, लेकिन वो बहुत कैपेबल डॉक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नेक्स्ट डे दोबारा से सू सॉन्ग के पास बैठकर खाना खाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सॉन्ग वहाँ से उठकर चला गया था और इसी वजह से सारे बॉयज़ गॉसिप्स करने लगते हैं। उन्होंने पहले कभी भी सू को और सॉन्ग को इस तरह लड़ाई में नहीं देखा था, बल्कि वो आइडियल फ्रेंड्स रहे थे। यहाँ पर वो तीनों मेडिसिन लेने वाले बॉयज़ कहते हैं कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, लेकिन वो एनवी करते हैं कि हम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फिजिक में अच्छा मिस्टर सॉन्ग ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो एक दिन चेंजिंग रूम में डॉक्टर यांग की मुलाकात डॉक्टर शूचिन से होती है। वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि आज मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से तुमने पेशेंट की जान बचाई और उसकी फैमिली ने तुम्हारा थैंक्स किया। लेकिन शूचिन का कहना था कि ये मेरी ड्यूटी है, चाहे कोई मुझे थैंक्स करे या ना करे, मेरे एटीट्यूड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि अगर किसी ने आपकी जान बचाई हो तो क्या आप उसे भूल सकते हैं, इसी तरह से आपका वो पेशेंट भी कभी आपको नहीं भूलेगा। यहाँ पर उसे फ़ौरन से सॉन्ग की याद आने लगती है और फिर जब वो बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि डॉक्टर यांग उससे बात करने की, उससे दोस्ती करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। लेकिन शूचिन का एटीट्यूड भी काफ़ी डिफरेंट था। उसे अब किसी से दोस्ती या दुश्मनी रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मुझे पता है लोग मुझे लाइक नहीं करते और तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में हर कोई पसंद करता है, इवन कि मैं खुद भी तुम्हारे एटीट्यूड को एडमायर करती हूँ डॉक्टर यांग। अब यांग यही सोचती रहती है कि इसने टॉन्ट किया है या मेरी तारीफ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि चन के पास आज श्याओ आता है उसके ऑफिस में मिलने के लिए और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है जिसका नाम राव था, उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तुम्हारी कुछ एडवाइसेस की ज़रूरत है। लेकिन आगे से चन का कहना था कि ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए तो मेरे पास है नहीं, हाँ अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो मैं ज़रूर कर दूंगा, और वैसे भी उसे स्मॉल बिजनेसेस में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था।
यहाँ पर श्याओ से बातों बातों में कहता है कि यार तुम दोनों बहन भाई की लाइफ कैसी है, सब कुछ तुम लोगों के पास है, बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस की तरह से रहते हो, लेकिन अपनी पसंद की अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी सकते, अपनी पसंद के बंदे के साथ समय भी नहीं बिता सकते। एक्चुअली उनकी डोरियां उनकी मम्मी के हाथ में थी जो उनको अपनी मर्जी से चलाती थी। यहाँ पर वो उसे बताता है कि शूचिन ने सॉन्ग से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मुझे डर है कि वो दोबारा से हर्ट होगी और मम्मी ये अप्रूव नहीं करेंगी। चन कहता है कि वो बड़ी हो गई है, समझदार है, वो खुद ही फैसला कर सकती है। लेकिन यहाँ पर श्याओ उससे कहता है कि मैंने नोटिस किया उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना राव से उसकी फ्रेंडशिप करा दूँ, आज रात तुम लोग मेरे बार पर ड्रिंक करने के लिए आना। और फिर हमें फायर स्टेशन दिखाते हैं जहाँ पर अभी तक सॉन्ग की और उसके फ्रेंड सू की सुलह नहीं हो पाई थी। सॉन्ग इस दफा बहुत गुस्से में और नाराज था उससे। अब रात को शूचिन बार में जाती है और वहाँ पर उसे राव मिलती है। राव एक ऐसी लड़की थी जो बाय नेचर शूचिन के बहुत अपोजिट थी। वो बहुत लाइवली थी और बहुत जॉली टाइप की थी, हर वक्त मजाक करती रहती थी। यहाँ पर यजी ही उन लोगों को सर्व कर रही होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे से इतने डिफरेंट होते हुए भी राव की और शू की काफ़ी दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर वो ड्रिंक करने का कंपटीशन भी लगाने लगती हैं। और फिर इन दी एंड ये कंपटीशन शू जीत गई थी क्योंकि वो अपने भाई के सहारे एटलीस्ट अपने कदमों पे तो चल रही थी, जबकि राव को तो व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा था। और यहाँ पर श्याओ कहता है कि इस राव को तो मैं अपने बार से अब ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। यहाँ पर यजी चैन को बताती है कि गलती से मेरे बाईसाइकिल की एक स्क्रैच आपकी गाड़ी पर लग गई है। यहाँ पर चन उससे कहता है कि तुम्हें कंपनसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से चली जाओ। अब चन अपने सिस्टर को अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसके बेड में सुला देता है और खुद बाहर ही उसके सोफे पर सो जाता है। और यहाँ पर उसे बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं जब पहली दफ़ा उसकी मुलाकात शूचिन से हुई थी। ये उसकी रियल सिस्टर नहीं थी बल्कि अडॉप्टेड थी। जब उसके पेरेंट्स की एक हादसे में डेथ हो गई थी तो वो हॉस्पिटल गया था अपनी मम्मी डैडी के साथ, जहाँ पर उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इसी वजह से तो कभी अपना नाम वो मैंग चिन कहती थी तो कभी शूचिन। उसने हमेशा से खुद को उसका बड़ा भाई बनाया और बड़ा भाई होने का फर्ज भी अदा किया। उसका सिर्फ एक ही टॉय उसके साथ रह गया था, लेकिन उसकी मम्मी वो गंदा लगने की वजह से फेंक देती है, जबकि चैन वही बनी अपने कोट में छुपा लेता है अपनी छोटी सिस्टर के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब शूचिन उठती है तो चैन ने उसके लिए नाश्ता भी बनाया हुआ था। यहाँ पर शू उसे बताती है कि मैं सॉन्ग से मिली थी और मैंने उससे कहा था कि हम दोनों दोबारा से एक हो जाते हैं, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया। मैं शायद इस काबिल ही नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है कि कोई मुझे लाइक करे, मैं बहुत एनॉइंग हूँ। यहाँ पर चन उसकी सारी बातें बस खामोशी से सुनता रहता है और इन दी एंड उसे यही कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है ना, मम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया है, ज़रूर आना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग की रेस्क्यू टीम एक मिशन पर निकल पड़ती है और वो मिशन कहीं और नहीं बल्कि शूचिन की ही बिल्डिंग में था। वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो आगे सॉन्ग खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर शॉक्ड थी और इतने में उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट की बालकनी से एक बच्चा नीचे लटक रहा है और उसी को ही सेव करने के लिए उसकी बालकनी यूज की जाएगी। वो बच्चा वहां से गिरने ही वाला था, लेकिन थैंक्स गॉड रेलिंग में उसका हाथ फंस गया, जिसकी वजह से वो वहां अटका खड़ा था। अब यहाँ पर सॉन्ग उसको रेस्क्यू करने लगता है। उसकी टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। उस बच्चे के घर पर उसके मम्मी डैडी नहीं थे, इसी वजह से उसके साथ ये हादसा होने वाला था। अब यहाँ पर सॉन्ग एक दफ़ा ट्रेम्बल करता है, लेकिन उसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया था और वो सेफली उसे नीचे उतार लेते हैं। अब आगे से डॉक्टर शू अपना फर्स्ट एड लेकर बैठी हुई थी। सॉन्ग ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और आगे से वो उसके हाथ का ट्रीटमेंट करने लगती है। यहाँ पर वो बहुत सुंदर लग रही थी और ना चाहते हुए भी सॉन्ग उसे बार बार देख रहा था। इतने में उस बच्चे के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं और वो बच्चा अंकल आंटी को बहुत ज़्यादा थैंक्स करता है। उन पेरेंट्स की नज़र में तो यही दोनों बस हीरो बन चुके थे। यहाँ पर शूचिन चोरी चोरी एक फायर फाइटर से कहती है कि प्लीज़ मुझे सॉन्ग का नंबर दे दो। वो उसे नंबर तो दे देता है, लेकिन वादा लेता है कि ये मत बताना कि मैंने लीकेज की है। वहाँ जो सब मैस क्रिएट हुआ था वो सब साफ करने के बाद सॉन्ग बाहर आता है तो शूचिन ने उसके लिए टी रेडी की हुई थी। उसकी रिस्ट पर एक थोड़ी सी चोट आ गई थी और वो उसे बिठाकर उसकी चोट की बैंडेज करने लगती है। सॉन्ग उसे बार बार देखे जा रहा था। वो जब भी उसके सामने आती थी वो चाहता तो था कि इसे इग्नोर करे, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाता था। आज वो थोड़ा सा कम कोल्ड लग रहा था। वो उसके हाथ की बनाई हुई चाय भी पी लेता है और उसके साथ थोड़ी बहुत बात भी करता है। यहाँ पर शूचिन कहती है
कि हमारा काम तुमसे ज्यादा बिजी होगा इमरजेंसी में होने की वजह से, लेकिन मेरा काम इतना डेंजरस नहीं जिस तरह से तुम जान हथेली पर रखकर लोगों की सुरक्षा करते हो। अब उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ बैठी बस उसके खाली कप को देखती रहती है। फिर अचानक से वो उठती है और अपनी बैल्कनी में खड़ी होकर उसे आवाज देती है कि सॉन्ग तुम इस वीकेंड पर फ्री हो ना, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से गुजर जाता है। और फिर हमें मैंग कंपनी का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। चन एक्चुअली बहुत इनोवेटिव टाइप के आइडियाज़ लेकर आता था और यहाँ पर उसका एक सेक्रेटरी था जो उसकी सारी खबरें उसकी मम्मी को ही देता रहता था। वो उनको ये बता देता है कि आजकल शेयर होल्डर्स आपके बेटे के आइडिया से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। जबकि उधर हम शू चिन को दिखाते हैं। उसी फायर फाइटर ने अब सॉन्ग का नंबर उसे सेंड कर दिया था और वो बड़े मज़े से उसकी प्रोफाइल चेक कर रही होती है और बस देख देख कर खुश होती रहती है। अब वो नेक्स्ट डे इतनी खुश थी कि उसने डॉक्टर यांग के हेयर स्टाइलर्स के हैंडबैग की तारीफ भी की थी। अब उसके बाद वो सॉन्ग को मैसेज करती है। सॉन्ग को उसके नंबर का नहीं पता था और इतने में उसे इमरजेंसी में कोई बुला लेता है और वो वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग ये सब भूल जाता है जब उसे म्याओ की कॉल आती है और वो बताती है कि मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आ रही हूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाली है। उधर चन को मम्मी की कॉल आती है जो कि उसे मीठी मीठी बातें लगा रही थी कि शेयर होल्डर्स को तुमने खुश रखना है। एक्चुअली उनके काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप के आइडियाज़ थे जो कि चन के साथ मैच नहीं होते थे। चन को मम्मी का इतना ज़्यादा उस पर होल्ड करना अच्छा नहीं लगता था। पर्सनल लाइफ तक ठीक था, लेकिन क्या वो कंपनी भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता? वो बहुत एनॉइंग फील करता है। जबकि मम्मी कह रही थी कि मैंने तो अपने बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे से की है और अब देखो बेटा अच्छे से बिजनेस संभाल रहा है और डैड को रेस्ट मिल गया है। लेकिन उधर चैन को 2 मिनट भी नहीं लगे थे ये पता कराने में कि उसका अपना सेक्रेटरी एक्चुअली उसका है ही नहीं बल्कि उसकी मम्मी के लिए काम करता है। वो उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा असली बॉस कौन है, मैं या मेरी मम्मी? अगर तुम उनके लिए काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उन्हीं के ही अंडर लगवा देता हूँ। और अब आगे से सेक्रेटरी को भी पता था कि उसकी मम्मी के साथ काम करना किसी टॉर्चर से काम नहीं होने वाला। फिर हमें रेस्क्यू टीम का ऑफिस दिखाते हैं। वहाँ पर अक्सर बॉयज काफी देर तक चिल करते रहते थे, एक दूसरे से जोक्स भी उनके कंटिन्यू रहते थे। इतने में उनके साथ सॉन्ग भी खड़ा हुआ था कि एक लड़का आता है और बताता है कि बाहर गेट पर एक लड़की आपका वेट कर रही है। सब हैरान हो जाते हैं कि सॉन्ग को कौन मिलने के लिए आई है। वो कहता है तुम लोग उल्टा सीधा मत सोचो, मेरी सिस्टर ने आना था वही आई होगी। अब जब वो चला जाता है तो पीछे से वो लड़का बताता है कि इसकी सिस्टर नहीं बल्कि वही फीमेल डॉक्टर है जिसको हम कई दफ़ा मिल चुके हैं। अब ये सुनते ही सारे बॉयज एक्साइटेड हो जाते हैं और भागकर गेट की तरफ जाते हैं क्योंकि वो ये मंजर मिस नहीं करना चाहते थे। जब सॉन्ग अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि म्याओ नहीं बल्कि शू चिन उसके वेट में खड़ी हुई है। वो उससे कहने लगती है कि मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें देखती ही जाऊँ। अब इस टाइम पर उसके सारे कोलीग्स भी अपना अपना सर बाहर निकाल के उन दोनों को बातें करते हुए बड़े शौक से देख रहे थे। यहाँ पर शू चिन उससे कहने लगती है कि देखो मैं कितनी गुड सिटीजन हूँ, मैंने कल तुम्हें अपना अपार्टमेंट यूज करने दिया रेस्क्यू का काम करने के लिए, तो क्या तुम्हें मुझे खाने पर ट्रीट नहीं देनी चाहिए? ये बात सुन के वो फौरन से ही मुंह बना लेता है और कहता है कि मैंने वीचैट पर भी तुम्हें इनकार किया था। वो कहती है चलो ठीक है, खाना ना सही एटलीस्ट मुझे कोई चाय कॉफ़ी ही पिला दो, तुमने तो मुझे थैंक्स भी नहीं बोला कल। अब यहाँ पर आगे से सॉन्ग उस पर टॉन्ट करने लगता है तुम इतनी गुड सिटीजन हो तो क्यों ना मैं तुम्हें हार पहना के तुम्हारी फोटो भी खिंचवा के यहाँ लगवा दूँ। अब वो इतनी जिद कर रही थी, जान ही नहीं छोड़ रही थी, तो वो उसके साथ एक डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो वापस मुड़कर आता है और उस जियांग की शामत आ गई थी जिसने उसका नंबर शू चिन तक लीक किया था। अब नेक्स्ट डे शू चिन बहुत खुशी खुशी उठती है क्योंकि उसकी आज लंच पर डेट थी अपने क्रश के साथ। उसे सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन अच्छे से तैयार नहीं हो पाती, तो उसकी नई बनाई हुई फ्रेंड जिसका नाम श्याओ राव था वो कब काम आएगी। वो उसे फ़ोन करके अपने अपार्टमेंट पर बुला लेती है। राव पहली दफ़ा उसके घर आई थी, उसे उसका अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। वो बताती है कि ये डैड ने मुझे लेकर दिया है। एक्चुअली वो बेशक उनकी बेटी थी लेकिन वो उसके एक एक खर्च किए हुए रुपए पर नज़र रखते थे। यहाँ पर राव उसका मेकअप करने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। ये काम था जिसमें वो बहुत अच्छी थी। शू चिन उसे कहती है कि मैं इसलिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। अब यहाँ पर राव बहुत अच्छे से उसका मेकअप करती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी।
यहाँ पर शू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा इंसान मिला कि जिससे तुमने सोचा हो कि मैं शादी कर लूँ, हमेशा उसके साथ रहूँ। लेकिन राव का कहना था कि अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला, मैं तो बस डेट करती हूँ और जब हम दोनों की नहीं बनती होती तो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ और दूसरा इंसान भी। लेकिन यहाँ पर शू ने एक बात नोटिस की थी कि राव की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं जैसे उसकी लाइफ में थी। उसे आज़ादी थी, वो जिसको पसंद करती थी उसके साथ डेट कर सकती थी। उधर सॉन्ग को दिखाते हैं, वो भी सोच रहा था कि थोड़ा बहुत हेयर कट करा ले, कुछ तो तैयार हो जाए। लेकिन जब वो अपने कोलीग वाले हेयर स्टाइलिस्ट को देखता है तो उसकी हेयर कटिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर सू आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम्हारे बाल बड़े हो गए, क्यों ना मैं तुम्हें एक हेयर कट दे दूँ। अब वो सू को इनकार तो नहीं करता, लेकिन सारा टाइम वो खामोश बैठा रहा था जब सू उसका हेयर कट कर रहा था। सू बेचारा बार बार उसे सुलह करने की कोशिश करता था, लेकिन सॉन्ग में कुछ ईगो और एटीट्यूड ज्यादा ही था। ऑफ कोर्स वो हीरो जो है। अब शू तो उनके डेजिग्नेटेड पॉइंट पर टाइम से पहले ही तैयार होकर पहुंची हुई थी। जब सॉन्ग वहां पहुंचता है तो उस टाइम पे वहां बारिश हो रही थी। शू उसे झूठ बोल देती है कि मैं तो बस अभी अभी पहुंची हूं और उसे अपने पीछे पीछे लेकर चलती है एक जगह पर जहां पर उसका इरादा था कि वो दोनों आज लंच करेंगे। जब सॉन्ग वहां पहुंचता है तो वो जगह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ से उनकी स्कूल की यादें जुड़ी हुई थी। एक सॉन्ग यहीं पर ही शू को अपने साथ लेकर आया था लंच कराने के लिए। वो तब बहुत शर्मीली थी और वो तब बहुत क्वाइट और बहुत शर्मीली थी, जबकि सॉन्ग वो बहुत लाइवली और जॉली हुआ करता था। अब सॉन्ग चुपचाप उसके साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और शू खुद से ऑर्डर कराती है। उसने सेम वही चीजें ऑर्डर की थी जो 10 साल पहले उन्होंने यहाँ बैठकर खाई थी। सॉन्ग समझ गया था कि ये दोबारा से हमारे पास्ट को रीलिव करना चाहती है, लेकिन जैसे ही खाना आता है शू तो बहुत तारीफ कर रही थी कि इसका टेस्ट जरा भी नहीं बदला। लेकिन सॉन्ग का कहना था तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, मुझे लगता है कि टेस्ट बहुत बदल चुका है। अब वो दोनों बहुत मीनिंगफुल बातें कर रहे थे। शू कहती है कि इस खाने का टेस्ट नहीं बदला, एक्चुअली तुम्हारा टेस्ट बदल गया है। और सॉन्ग भी आगे से कहता है हाँ ऐसा होता है, जो चीज़ें मुझे पास्ट में पसंद थी अब वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली उसका इशारा शू की तरफ था। इवन कि वो उसे हर्ट करने के लिए बीच में खाना भी छोड़ देता है और सिर्फ कोक पीने लगता है। अब शू तो चाहती थी कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, तो वो बहुत स्लोली खा रही होती है और बीच में टाइम लेकर कभी अपने बालों को भी संभालने लगती है जो उसे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे थे। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सॉन्ग ना चाहते हुए भी उसे बार बार देखे जा रहा था, लेकिन फिर उसे साथ में डांट भी देता था। ये कहता है कि तुम जल्दी नहीं खा सकती, और ये सुनते ही वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो अपनी तरफ से क्यूट एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सॉन्ग दोबारा से उसे हर्ट करता है ये कह के कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, हम दोनों को अब ये हरकतें सूट नहीं करती कि हम क्यूट बनने की एक्टिंग करें। और फिर उसे वहीं छोड़ कहता है कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम खुद ही खाना खा लो। अब वो जैसे ही बाहर निकला था उसको एक इमरजेंसी कॉल आ जाती और ये कॉल थी उसकी सिस्टर मियाओ की तरफ से। एक्चुअली उसको पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया था और वो उसे छुड़ाने के लिए फौरन उस तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर शू आती है और कहती है कि इस वक्त पी कार्स ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। अब ये एक अर्जेंट मैटर था तो सॉन्ग उससे लिफ्ट ले ही लेता है, लेकिन सॉन्ग खुद को एक एलियन फील कर रहा था। उसकी लग्जरी कार में इतनी फैसिलिटीज थी जो कि शायद सॉन्ग ने पहले देखी भी नहीं थी। यहाँ पर सॉन्ग उसे साफ साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे किसी भी कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ड्रॉप करना और वहाँ से चली जाना। लेकिन रास्ते में शू बार बार उससे म्याओ के बहाने कोई ना कोई बात करती थी। उसे पता चलता है कि म्याओ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक्चुअली वो बहुत स्मार्ट गर्ल थी। अब वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उसकी बात सुने बगैर ही शू भी उसके साथ अंदर ही घुसी चली आती है। यहाँ पर म्याओ जब सॉन्ग के साथ शू को देखती है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपनी टेंशन में भी फंसी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली म्याओ पकड़ी गई थी फेक चीज़ें सेल करती हुई, और इस तरह की चीज़ें सेल करना एक बहुत बड़ा क्राइम था। और वो उससे बार बार उसके सप्लायर का पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती थी। यहाँ पर सॉन्ग को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, अगर ये नहीं बताती तो इसकी यूनिवर्सिटी में कॉल करो। लेकिन यहाँ पर शू आगे बढ़ती है और इस मैटर को संभालती है। कहती है कि सिर्फ 2 मिनट मुझे अकेले में म्याओ से बात करने दे, मैं इसे समझाती हूँ। अब वो म्याओ को जबरदस्ती साइड पर लेकर जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन म्याओ उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम कौन लगती हो मुझे समझाने वाली, तुम भूल गई तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था। एक्चुअली सॉन्ग तो काफ़ी जज्बाती था, लेकिन शू हमेशा दूर की सोचती थी। वो उसे समझाती है कि देखो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, अगर तुम ये डिग्री कंप्लीट करती हो तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है।
लेकिन तुम इन छोटे छोटे चक्रों में अपने आप को फंसाओगी और यूनिवर्सिटी से निकाली जाओगी। तुम बताओ कि तुम स्मार्ट हो या डम्ब हो, अपने भाई को भी मुसीबत में डाल रही हो। मुझसे ज्यादा परेशानी तो तुम उसे दे रही हो। अब उसने कुछ इस तरह की बातें की कि कहीं ना कहीं तो म्याओ को समझ आ ही जाती है। अब वही हार मान जाती है और फौरन से सप्लायर का नंबर पुलिस को दे देती है। लेकिन पुलिस ने जब उस नंबर का आता पता निकालने की कोशिश की थी तो पता चलता है वो नंबर अब एक्टिव नहीं है। एक्चुअली वो स्कैमर का बिजनेस था। वो बेचारी तो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और उसे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें फेक हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि इसने इतनी ज़्यादा आइटम्स सेल की हैं तो उसका फाइन भी उसी के ही 5 टाइम्स करके बहुत ज़्यादा बन गया था। इनफैक्ट लाखों का चालान फॉर्म जब वो भरेंगे तो उसी वक्त ही म्याओ को छोड़ा जाएगा। अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग भी हैरान रह जाता है। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। उस बेचारे के पास कहाँ इतने पैसे आए थे, वो भी अचानक से। वो 1-2 कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है लेकिन बात नहीं बन पाती। और फिर थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि ये मामला बहुत आगे तक पहुंच चुका है। ये कस्टम से स्मगल की हुई चीज़ें थी और जब तक असली सप्लायर पकड़ा नहीं जाता वो लोग म्याओ को डिटेन ही रखेंगे। अब शू को ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो सोचती है कि क्यों ना मैं किसी तरह से सॉन्ग की हेल्प करूं। वो तो अपने कज़न श्याओ को कॉल करती है, लेकिन श्याओ उस वक्त चैन के पास बैठा हुआ था और चैन भी सारी बात सुन लेता है। वो बेचारी खुद से कुछ भी पे नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी उसका सारा रिकॉर्ड चेक करती थी कि कौन सा पैसा कहाँ गया है। अब जब श्याओ पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे चैन भी वहां पहुंच चुका था। और जब सॉन्ग वहां पर मैंग चैन को देखता है तो उसका तो खून ही खौलने लगता है। वो फौरन से शू को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और इनको भी लेकर चली जाओ, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। और यहाँ पर चैन को गुस्सा आने लगता है कि मेरी सिस्टर जिसके लिए इतनी टेंशन ले रही है वो उससे कितना रूडली बिहेव कर रहा है। और शू बेचारी अलग परेशान थी। उसने तो श्याओ को बुलाया था और साथ में चैन बाय 1 गेट 1 फ्री की तरह साथ चला आया। अब शू सॉन्ग को बाहर ले जाती है और उसे समझाती है कि प्लीज़ जज्बाती ना हो, इस लड़की का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा जब ये यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होगी। और तुम्हारे आंटी अंकल पर क्या बीतेगी, उनकी एक ही एक बेटी है। अब इसके बाद शू को श्याओ के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअली चैन के बहुत आगे तक कनेक्शंस हैं और उसने आईजी को भी बुला लिया है और ये जो भी स्मगलिंग कर रहा है वो उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। और इस तरह से म्याओ का नाम फौरन से क्लियर हो सकता है उसके भाई के लिंक्स के थ्रू। अब अगर वो लॉन्ग टर्म में देखे तो इसमें म्याओ और सॉन्ग का ही फायदा था। जब वो वापस लौटती है तो सॉन्ग उसे कहता है कि ये पैसे मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें लौटा दूंगा। इतने में वहाँ पर आईजी भी पहुँच जाता है और चैन की जितनी दूर तक पहुँचती ये देखकर छोटे मोटे सारे इंस्पेक्टर्स हैरान रह जाते हैं। मैंग फैमिली की इतनी पावर देखकर सॉन्ग को अपना आप बहुत नीचा फील होने लगता है। इतने में जैसे ही म्याओ वहाँ आती है और मैंग फैमिली को देखती है तो वो कहती है कि बेशक मैं जेल में पड़ी रहूँ लेकिन मैं इनकी हेल्प नहीं लेना चाहती। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग उसे समझाता है और लेकर चला जाता है। अब वो सारे लोग बाहर आ गए थे। इससे पहले कि शू सॉन्ग से कोई बात करती म्याओ उसे पकड़ती है और अपने साथ ड्रैग करती हुई ले जाती है कि मुड़ के पीछे नहीं देखना। शू बेचारी सॉन्ग को जाते हुए देखे जा रही थी कि यहाँ पर चैन आता है और घसीट के अपनी बहन को गाड़ी में डालता है कि अब हम वापस चल रहे हैं। और सारा रास्ता दोनों बहन भाई बहुत लड़ते हैं। शू का कहना था कि ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ। लेकिन चैन का कहना था कि अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रही हो तो ठीक है, लेकिन तुम लॉन्ग टर्म में सीरियसली उस लड़के के साथ नहीं रह सकती, मम्मी कभी अप्रूव नहीं करेंगी। और उसी टाइम पर हमें सॉन्ग और म्याओ को दिखाते हैं जो बातें कर रहे थे। म्याओ उससे पूछती है कि क्या भाई तुम अभी भी उसे लाइक करते हो। सॉन्ग सीधा जवाब तो नहीं देता, बस इतना कहता है कि काश मैं उससे मिला ही ना होता। अब जब जब वो मुझे नजर आती है तो मुझे उसे बार बार देखने को और मिलने को मन करता है। अब म्याओ उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम वाकई उसे लाइक करते हो तो मैं आइंदा उससे थोड़ी सी तमीज़ से बात कर लिया करूँगी। अब उधर श्याओ भी शू को समझा रहा था कि आखिर तुम्हें उस लड़के से इतना प्यार क्यों है, हाई स्कूल की बात है, तुम भूल क्यों नहीं जाती, मूव ऑन क्यों नहीं कर सकी। श्याओ से यही समझाता है कि अगर वो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है तो ठीक है, वरना ये सब यूजलेस है। उधर म्याओ भी अपने भाई को यही कह रही थी कि तुम एक दफ़ा उसे डेट करके देखो, हो सकता है तुम दोनों की आपस में ना बने और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को भुलाने में कामयाब हो सको, मूव ऑन कर सको। अब ये मशवरा सॉन्ग को बहुत वियर्ड सा लगा था, लेकिन मशवरा तो बिल्कुल ठीक था। ये दिखाते हैं कि रेस्क्यू टीम को एक मिशन पर जाना होता है। एक्चुअली एक बिल्डिंग में एक लड़की थी जो कि सुसाइड करने के लिए ऊपर चढ़ी हुई थी, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। अब उसकी सुरक्षा करना उन्हीं के हाथ में था। ये मिशन करने के लिए सुपरवाइजर होता है मिस्टर सू। अब वो ऊपर जाता है और उस लड़की को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है। एक्चुअली उसके हाथ से जॉब निकल गई थी और उसके बॉस ने भी उसके साथ बहुत मिसट्रीट किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स समझने की बजाय उसी को ही दोष देने लगते हैं। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो यूजलेस है और कोई भी उससे प्यार नहीं करता।
यहाँ पर सू उसे किसी तरह से बहलाने की कोशिश करता है। वो थोड़ा समय चाहता था ताकि उसकी टीम सेफ्टी की सारी तैयारी कर ले। इतने में वो उसे बताने लगता है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लेकिन देखो तुम अभी यंग हो और तुम सुंदर भी हो, तुम्हारे पास लाइफ जीने के बहुत सारे मौके आएंगे। वो किसी न किसी तरह उसे कन्विंस करने में कामयाब हो ही चुका था कि इतने में वहाँ पर खड़े लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उसके माइंड पर पहले ही नेगेटिविटी सवार थी। वो सारे कहते हैं कि ऐसी औलाद को जन्म ही नहीं देना चाहिए। ये सुनकर वो फौरन से नीचे कूद जाती है। यहाँ पर सू एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और वो भी उसके पीछे छलांग लगा देता है और उसे पकड़ लेता है। उसके साथ तो सेफ्टी रोप थी, तो वो लोग सुरक्षित होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लैंडिंग करते हैं। अब नीचे उतरते ही सो उन सारे लोगों पर बहुत गुस्सा करता है कि हम लोग एक जान बचाने के लिए कितना कुछ करते हैं और तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं। आज वो बेचारा ये मिशन करते हुए काफी इंजर्ड भी हो गया था। जबकि उधर हमें म्याओ को दिखाते हैं। वो यंजी को बताती है कि वही सप्लायर जो तुमने मुझे रिकमेंड किया था वो एक फ्रॉड निकला और उसकी वजह से मेरे भाई को 1.5 लाख का फाइन भी भरना पड़ा है। यंजी बहुत सॉरी फील करती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को ये पैसे चुकाएंगे। उधर सॉन्ग को आज सू के बारे में पता चला था कि मिशन के बीच उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। वो उसके पास आता है। अब उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया था। वो उससे सॉरी करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला। एक्चुअली मैं इतना संग दिल हो गया हूँ कि कभी कभी मैं सेल्फिश हो जाता हूँ। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, तुम हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और यहीं पर ही उन दोनों की सुलह हो जाती है और सॉन्ग और सू दोनों फैसला करते हैं कि वो हमेशा फ्रेंड रहेंगे, चाहे सू यहाँ पर काम करे या ना करे। लेकिन वो कहता है मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैं शीलिताई स्टेशन में काम करता था। यहाँ पर वो दोनों इतने दिनों सुलह होने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं और सू सॉन्ग के लिए यही विश करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हर टाइम पर सैड रहने की बजाय अपनी लाइफ में कुछ खुशियाँ लेकर आओ। इतने में सू को उस गर्ल का मैसेज आता है जिसे उसने आज सेव किया था। वो कहती है कि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बहुत ज़्यादा गलत काम करने जा रही थी, लेकिन आपने जो दूसरी लाइफ दी है उसे मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगी और आप मेरे हीरो हैं। ये पढ़कर उसे एकदम गर्व फील होने लगता है। उसने सोचा था कि वो एटलीस्ट 1 और साल इसी स्टेशन में गुजारेगा। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है क्या 1 साल तुम मेरा वेट कर सकती हो। लेकिन वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और बहुत गुस्से में आ गई थी। अब ये सुनते ही सू बहुत अपसेट हो जाता है और अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन फाड़ देता है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि सॉन्ग एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे कॉमरेड्स मौजूद थे और यहाँ पर वो लोग एक नई टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर एक मिस्टर जियान यू आता है जो कि उन्हें फायर फाइटर्स की टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स को यूज करने के बारे में ब्रीफ करने लगता है। यहाँ पर सॉन्ग कुछ ऑब्जेक्शंस करता है और वो कहता है कि जो डिजाइन आपने बताया है ये अनप्रैक्टिकल है। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इतने एडवांस नहीं हैं, क्योंकि फायर फाइटर की जॉब ऐसी है कि वहाँ पर उन्हें जिस तरह के फैसले करने पड़ते हैं वो एक मशीन नहीं कर सकती थी। यहाँ पर जियान यू की बातों से काफी इम्प्रेस होता है। वो तो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हमारा हीरो थोड़ा ज्यादा ही नखरे वाला था। अब इसके बाद वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर सू ने आपको एप्लीकेशन भेजी है ना ट्रांसफर कराने की, उसे अप्रूव कर दे। मुझे कोई मसला नहीं, मैं अकेला ही स्टेशन संभाल लूंगा। लेकिन आगे से मिस्टर गाओ कहता है कि मुझे तो सू ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं भेजी। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होता है और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि सू और उसकी पूरी टीम एक मिशन पर गए हुए थे। एक बिल्डिंग में बहुत भयंकर सी आग लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत हादसे होते हैं और इन दी एंड उनको पता चलता है कि जब लास्ट ब्लास्ट हुआ तो मिस्टर सू अंदर ही रह गया है। अब वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि वो बहुत इंजर्ड हो गया था। अब यही बात सॉन्ग को पता चलती है तो वो बहुत तड़पता है और भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे मालूम पड़ा था कि सू की जान तो बच गई है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसका एक हैंड भी काम नहीं कर रहा और इसके साथ साथ उस बेचारे का फेस भी जल गया था। यहाँ पर सॉन्ग बहुत ज्यादा रोता है। वो सोचता है कि मैंने इसे कितना गलत समझा था, मैंने इसे कितनी बातें कही थी और आज इसने कितनी बड़ी सैक्रिफाइस दी है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर सू अभी भी बहुत स्ट्रांग रहता है और उसे रोने से मना करता है। और जब सॉन्ग से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो कमरे से बाहर जाता है और बहुत रोता है, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कि उसे सू से कभी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब अपने आंसुओं को संभाल कर वो आता है तो सबसे पहले सू से यही पूछता है कि जिस लड़की को मैं बचाने के लिए अंदर गया था क्या वो बच गई है। एक्चुअली वो लड़की बच तो गई थी, लेकिन बुरी तरह से जल गई थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अब वो पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। बहुत हैंडसम तो मिस्टर सू भी था, लेकिन अब उसकी फेस ब्यूटी बहुत ज्यादा डैमेज थी। लेकिन अभी भी वो बहुत हिम्मत में होता है और यही कहता है कि अगर कभी मेरी शादी हुई तो मैं बहुत गर्व से अपने बच्चों को बताऊंगा कि कैसे मैं फायर फाइटर होता था और मैं बेस्ट स्टेशन में काम करता था।
ये सब सुन सुन के सॉन्ग बहुत रोता रहता है, लेकिन सू अभी तक स्ट्रांग था। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो उनके डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेरेमनी अरेंज की गई थी, और ये सेरेमनी थी सू को रिटायर करने के लिए। यहाँ पर सब लोगों की आंखों में आंसू थे, और ये अनाउंस करते हुए उनकी ऑफिसर भी रो रही थी कि उनका सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर सू आज रिटायर हो रहा है, वो भी बहुत से ऑनर्स के साथ। अब वो किसी और डिपार्टमेंट में जाकर उनके देश की सेवा करेगा। और आज की इमोशनल सी स्टोरी बस यहीं पर ही खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।